थैंक यू गाइस, तुम सब लोग इतनी दूर दूर से आए। खराड़ी, केशव नगर, विमान नगर, निगडी, पिंपळे निलग, हराड़ी सगळे, और जैसे भी जो लोग आए, कात्रज, औंध, संभाजीनगर, जो लोग बस बदल के आए, जो लोग टू व्हीलर से दो तीन बैठ के आए, कार से आए, कारपूल करके आए, उन सबको थैंक यू वेरी मच इधर आने के लिए। सो बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, लेट्स हैव सम रूल्स एंड डिस्क्लेमर्स। तो ये रूल्स और डिस्क्लेमर्स मेरे नहीं हैं, ये पोएट्री वाले डोमेन के बड़े बुजुर्गों के, तो हमें मान लेने चाहिए। रूल नंबर 1, परफॉर्मेंस तभी अच्छा होता है जब ऑडियंस भी इक्वली साथ देती है। तो जब मैं चालू करूं और मैं कहूं कि अर्ज किया है, तो आप बोलेंगे वेरी गुड, अर्ज किया है, वेरी गुड। और बीच बीच में भी आपको वाह वाह बोलना पड़ेगा, बिना वाह वाह के प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है? वाह वाह वाह, क्या वाह, ऐसे। और इसके अलावा हम हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों लैंग्वेजेस में पोएट्री करेंगे। So now we officially begin the show. Beyond words, everybody, I'm really grateful. Beyond words to have you here. प्रस्तुत है मेरी पहली कविता, जो मैंने ये सोचते सोचते लिखी थी कि कई बार हम अपने जीवन की प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को अनदेखा कर देते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों की प्रॉब्लम्स से बड़ा मानने लग जाते हैं और हम उनकी बातें कई बार सुन नहीं पाते। तो उसी चीज पे कुछ लिखा था, अर्ज किया है, बस सुन लेना। किसी और की स्याही का कागज बन जाना, किसी के घर सा सुकून बन जाना। किसी और की स्याही का कागज बन जाना, किसी के घर सा सुकून बन जाना। ना पाना, न खोना, न लेना, न देना, तुम बस सुन लेना। ये मलाल नहीं कि तुम कुछ कर सकते नहीं, तुम सुन सकते पर सुनते नहीं। ये मलाल नहीं कि तुम कुछ कर सकते नहीं, तुम सुन सकते पर सुनते नहीं। कुछ वक्त के लिए हर गिला छोड़ देना, किसी और की बातें बस सुन लेना। जिसे बयां करने के लिए कोई मिला नहीं, उसका केवल परिचित बनकर रह जाना नहीं। उस बाग का तुम गुलाब बन जाना, जहां फूल कभी खिला नहीं। गुजारिश है ये, कोई सलाह नहीं। जब लगे अंजाम है ये, आगाज बन जाना। फासलों में उल्फत का पैगाम बन जाना। जब लगे अंजाम है ये, आगाज बन जाना। फासलों में उल्फत का पैगाम बन जाना। बस कुछ वक्त अपना गम भुला लेना, किसी और की बातें बस सुन लेना। शुक्रिया। किसी और की स्याही का कागज बन जाना, किसी के घर सा सुकून बन जाना। न पाना, न खोना, न लेना, न देना, तुम बस सुन लेना। शुक्रिया। आपको लग रहा है कि मैं बहुत पन्ने पलट रही हूँ? वैसे मुझे मेरी पोएट्री थोड़ी थोड़ी तो लर्न हो गई है, बट थोड़ी सी लर्न होने की बाकी है, तो मुझे पन्ने पलटते रहना पड़ेगा। तो इसी चीज के ऊपर मैंने अपने ख्वाब के बारे में एक लाइन लिखी थी, अर्ज किया है, पन्ने पलटते पलटते किसी दिन याद कर जाऊं। पन्ने पलटते पलटते किसी दिन याद कर जाऊं। याद करूं तो ऐसा करूं कि इतिहास के पन्नों को याद हो जाऊं। इसके आगे थोड़ा और शुरू से शुरू करते हैं। जब हम छोटे थे, हम में से कितने लोगों की मम्मियां हमें उठाती थी? प्लीज से यस विद अ हैंड रेज। यस। तो उसी चीज के ऊपर मैंने लिखा था। नहीं, वो थोड़ी घर की बात है, वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, मतलब उठा सकती है अभी। ठीक है, उठा ही लेती है। तो हर बच्चा जब सोता है और उसकी मम्मी उसको उठाती है,
तो वो तुरंत नहीं होता ऑब्वियसली। वो क्या बोलता है, मम्मी 5 मिनट सोने दो ना यार। तो कुछ लोग शायद अभी भी बोलते होंगे ऐसा, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ। तो एक मम्मी और एक बच्चे के संवाद को इसी रूप में लिखा था, जिसका नाम है मम्मी 5 मिनट सोने दो ना यार। तो जब भी ये लाइन आए आप बोलेंगे मम्मी 5 मिनट सोने दो ना यार। तो मम्मी ने बोला, घोड़े तेरे बिक गए सारे। घोड़े बेच के सोना मतलब गहरी नींद सोना, जब कोई इंसान उठता ही नहीं है। तो मम्मी कहती है, घोड़े तेरे बिक गए सारे, उठा उठा के हम हैं हारे। घोड़े तेरे बिक गए सारे, उठा उठा के हम हैं हारे। उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, फिर भी तू तो वही है लेटा। लेकिन बच्चा तो पहली बार पुकारने पे ही परेशान हो गया। तो परेशान बच्चा बोलता है कि सूरज भी तो अभी जागा है, सूरज भी तो अभी जागा है, समय अभी थोड़ी भागा है। मत करो ना मम्मी अपने तानों का वार, मम्मी 5 मिनट सोने दो ना यार। अभी बच्चे ने ताने शब्द का प्रयोग कर लिया है, मतलब मम्मी और ताने देगी। तो मम्मी कहती है 5 मिनट करके घंटा भर हुआ, मेरी बातों का कोई ना असर हुआ। 5 मिनट कह के घंटा भर हुआ, मेरी बातों का कोई असर ना हुआ। सो जा बेटा, उठना भी मत, नहाना खाना पढ़ना भी मत। सो जा बेटा, उठना भी मत, नहाना खाना पढ़ना भी मत। फिर बच्चा सोचेगा कारण। तो कारण सोच के बच्चा बोलता है, कंबल मेरा मस्त नरम है। ये मैंने ठंडी के दिनों में लिखा है, कंबल मेरा मस्त नरम है, इस सर्दी में वो गरम गरम है। कंबल मेरा मस्त नरम है, इस सर्दी में वो गरम गरम है। पढ़ते पढ़ते बज गए थे मुझे 4, मम्मी 5 मिनट सोने दो यार। अभी बच्चा नहीं मान रहा है, उठ ही नहीं रहा है। तो मम्मी क्या करेगी? लास्ट ऑप्शन, पापा, द फाइनल पापा। ये किसी से नहीं मानेगा तो पापा के नाम से डरा के तो उठ ही जाएगा। तो मम्मी बोलती है कि पापा आने के पहले उठ जा, डांट पड़ने से पहले जाग जा। पापा आने से पहले उठ जा, डांट पड़ने से पहले जग जा। पर डांट पड़े तो पास मत आना, रोते रोते मुझे न बुलाना। लेकिन ये सच थोड़ी है, पापा आके डांटते थोड़ी है, मतलब लड़कियों को तो नहीं डांटते, बाकियों का नहीं पता। तो बच्चा है नहीं, ठीक है मैंने ही लिखा है। तो मम्मी की तो धमकियां इग्नोर हो जाती है। तो बच्चा कहता है कि पापा तो कुछ नहीं बोलते, बोलते भी तो हम सुन लेते। पापा तो कुछ नहीं बोलते, बोलते भी तो हम सुन लेते। वही वही कहकर क्यों आ रही हो बार बार, मम्मी 5 मिनट सोने दो ना यार। शुक्रिया। तो अब हम बढ़ते हैं अगली पोएट्री की तरफ, जो मेरे इस इवेंट से जुड़ी हुई है। तो ये इवेंट मैं बहुत दिन से करने का सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बाद में करते हैं। तो कई बार ना बाद में बोलते बोलते बहुत देर हो जाती है, तो हमें चीज़ें वक्त पे कर लेनी चाहिए, इसलिए बाद में के ऊपर कुछ लिखा था। जन्मदिन पे छुट्टी ले लेनी चाहिए, क्या लोग वर्क फ्रॉम होम लेते हैं, है ना आज? जन्मदिन पे छुट्टी ले लेनी चाहिए, माँ ने बनाए खाने की तारीफ कर लेनी चाहिए, रात को अच्छी नींद ले लेनी चाहिए, जिंदगी जीने के लिए है जी लेनी चाहिए। ये लाइन है क्योंकि हाँ मैंने लिया छुट्टी, मेरी अप्रूव की हुई। क्योंकि बाद में क्या पता, बाद में दिन ढल के रात आ जाती है, हरी पत्तियां झड़ जाती है, चाय ठंडी हो जाती है, बाद में कई बार देर हो जाती है। कभी अपने मन की भी कर लेनी चाहिए, कभी अपने मन की भी कर लेनी चाहिए, किसी दिन जाएंगे वाली ट्रिप प्लान कर लेनी चाहिए। कई लोगों ने कर ली है ना निर्णय। कई बार अपने मन की भी कर लेनी चाहिए, किसी दिन जाएंगे वाली ट्रिप प्लान कर लेनी चाहिए, मिले हुए बोनस से बाइक ले लेनी चाहिए, क्यों तो
व्यस्त हो जाती है, बाद में कई बार देर हो जाती है, बाद में कई बार देर हो जाती है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में एक और थॉट था कि जब हम बाद में बोलते हैं, हम क्यों बाद में बोलते हैं? क्योंकि हम व्यस्त हो गए हैं अपनी जिंदगी में। तो व्यस्त होने की वजह से भी क्या मैं किसी दिन लिखना छोड़ दूंगी? तो लेकिन मुझे कई लोगों ने कहा कि एक बार तुम व्यस्त हो गए तो इंसान लिखना छोड़ देता है। तो मैंने ये कन्वर्सेशन, ये बातचीत अपने मन की कलम से करी कि अगर मैं एक दिन लिखना छोड़ दूँ तो क्या होगा। तो मैंने कहा अपने मन की कलम से कि कहते हैं लोग व्यस्त होकर लिखना छोड़ देते हैं, शायरियों कविताओं से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, अलग अलग कारणों से रिश्ता जोड़ लेते हैं। कहते हैं लोग व्यस्त होकर लिखना छोड़ देते हैं, शायरियों कविताओं से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, अलग अलग कारणों से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं अगर किसी दिन लिखना छोड़ दूँ तो क्या मेरे मन की कलम लिखना छोड़ पाएगी, सजाए हुए सपनों को तोड़ पाएगी, अपने ही लिखे शब्दों को मोड़ पाएगी? तो वो कहती है, मन की कलम कहती है कि मैं लफ्जों से गुफ्तगू करती रहूंगी, उनकी हर दस्तक को महसूस करती रहूंगी। मैं लफ्जों से गुफ्तगू करती रहूंगी, उनकी हर दस्तक को महसूस करती रहूंगी, उनके कागज पे उतरने का इंतजार करती रहूंगी कि एक दिन वो दिन आएगा जब सपने याद आएंगे, व्यस्त होकर भी लफ्ज अपने याद आएंगे। वो लफ्ज जिनके बिना दुनिया तुम्हारी यानी मेरी, वो लफ्ज जिनके बिना दुनिया तुम्हारी बसती ही नहीं और तुमसे लगती ही नहीं। हम सब में से यहाँ कितने लोग लिखते हैं? सच बताओ, रात को 2 बजे लिखते होंगे, सुबह भी लिख सकते हैं। आप पोएट्री हर घड़ी लिख लेते हैं, क्या बात है, लिखना भी चाहिए। और कुछ लोग यहाँ फोटोग्राफी भी करते हैं, जैसे वेदांत शिंदे, ओम बानरे, रितेश ढाके के पास भी अच्छा। तो मुझे भी तस्वीरें खींचना बहुत अच्छा लगता है। तो अगली कविता यही है कि मुझे तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है। नया मॉल, पुराना घर या हो कोई इमारत बहुत खास, नया मॉल, पुराना घर या हो कोई इमारत बहुत खास, या किसी और की कविताएं सुनने का एहसास, इस जगह की भी तस्वीर खींची है मैंने। बीते पलों को जीना खूबसूरत लगता है, कहीं कहानियों को संजोना जरूरी लगता है, मुझे तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है। बीते पलों को जीना खूबसूरत लगता है, कहीं कहानियों को संजोना जरूरी लगता है, मुझे तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है। चाहे ABCD पढ़ते बच्चे न्यारे या असाइनमेंट्स के मारे हम बेचारे, त्योहारों पे खुश घर के सारे, चाहे ABCD पढ़ते बच्चे न्यारे या असाइनमेंट्स के मारे हम बेचारे, आई होप तुम लोग ने लिख लिया। त्योहारों पे खुश घर के सारे, अपनों को देखना अपना सा लगता है, मुस्कुराते चेहरों को संजोना अच्छा लगता है, मुझे तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है, मुझे तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है, मुझे तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है। And with this, we move to the next thought। अभी हिंदी में हो गई थोड़ी पोएट्री, अभी थोड़ी इंग्लिश में कर लेते हैं। ये पोएम मैंने इनफैक्ट बहुत पहले लिखी थी। I wrote this somewhere when I started college, but it was just a random thought. Because everything we look at these days is set to be materialistically oriented. Everybody goes to the face value of it rather than what is present within it. The title of my poem is
Will you love her wrinkled face? This is a conversation between a girl and maybe her admirer. So, the first few lines are from her admirer. Oh, the hue of her hazel eyes, that's a place where elegance lies. Her cute face with that sweet smile, voice of melody, that's worthwhile. But the girl says, beyond her resolute eyes so keen, lies her soul, pure and clean. She values truth and loyalty over pomp and show and loyalty. But the guys say brown locks add to her grace when they peek at her face. Oh, she looks so beautiful, she's simply wonderful. She says, of the looks she rarely cares, be it the one everyone stares, character is what matters, and not the one who flatters. They say, not just looks but her nature, in her company there's pleasure, soft spoken she surely is, being in her life would be bliss. She says about herself, her friendliness you'll surely praise, but have you seen her wrathful face? When her face will have a frown, will you be there to calm her down? They say, her talents are in multitude, but her pretty face is gratitude. If anger ever makes her shout, I'll say sorry without a doubt. But she says, things are easier said than done, words are kept by almost none. Things are easier said than done, words are kept by almost none. Flowery words you seem to ace, but will you love her wrinkled face? Another rule for English poetry is, instead of clapping, you can do this. Yes. How many of us have heard the phrase, how can I blame the wind for the mess it made if it was me who opened the window? Have we? Anybody? People often say that if it is you who's opening the window, then why can you ever blame the wind for the mess it is making when it's entering the window? But that's not my take on it. I always open the window for something more, for possibilities. Here, this is a metaphor for window opening, talking about opportunities that we take up, about new people that we meet, new endeavors that we take up, new relationships that we create, and everything in this is involved with some sort of a risk. So I say, I open the window. This is a confessional poetry, not the kind of confession that you might think about. But this is a sort of confessional poetry where you admit something that you feel from the core of your heart. So I opened the window because I saw butterflies dancing to the petals piano and bees humming like fragrant flutes. I opened the window for the breeze, sweet, serene, soft. The wind came uninvited. With a wish and a quiet faith, I opened the window, so how am I to blame? I opened the window to feel the breeze brush past my cheeks, swirling brown locks of my hair, the kind they write in poems about. It wasn't a breeze that came, but a force uninvited and unapologetic, toppling pristine positions, crashing into the room where my dreams still whispered. So how am I to blame? I opened the window to smell petrichor, soil's first sigh after long silence, to inhale the scent of tender hope, of white flowers blooming beneath my cell. But the wind, like 100 syllabi, made its way, barged in, wreaked havoc, leaving only memories of something that once was. Drawn by the promise of a breeze, I opened the window. But how am I to blame? Or am I? In this court of nature, I am perhaps guilty of faith. In this court of nature, I am perhaps guilty of faith. In my unrefrained refrain, yes, I opened the window. And I will, once again. Maybe next time, with a better awareness of what surrounds me. The stillness, the sighs, the hush before the rush.
but I'll keep the faith. Because one day when I open that window, it will be the breeze I invited, and not the wind we fear. Thank you. There was once this occasion that I was thinking about winds staring out of the window, and another thought struck me. I stared into the night sky and I saw 2 stars. That was somewhere in the second part of the year, November, December, around the date. This is something very close to my heart, very poignant in fact. Around that time of the year when both my grandparents had passed away near a similar date. So I wrote a poetry dedicated to them. So this is a poetry dedicated to my grandparents. It's the hymn of the 2 stars. The hymn is basically a devotional song. So this is something dedicated to what the values they believed in, about the devotional thoughts about people they believed in. So I was gazing at the night sky. Gazing at the night sky, I smile at the 2 stars twinkling at me. Gazing at the night sky, I smile at the 2 stars twinkling at me, retelling tales, rewinding scenes with amplified emotions after a dozen years. They play an eternal hymn, their devotional song. A hymn of kindness, a hymn of truthfulness, a hymn of responsibility, a hymn with notes that entwine life with relations and people the greatest earnings. A hymn with notes of values and principles heard in somber silence. The mind in awe poignantly looks for composers in digital memories and camera rolls, only to land in taped up albums on musty shelves. Shelves that echo the last words they sang, words shimmering with rays of hope. Once again, the chamber brims with emotions halting at the eye's threshold. And yet again, gazing at the night sky, I smile at the 2 stars twinkling at me. Thank you. So I've tried to write in all languages that I know. After this poignant phase of English poetry, let's move to आपली मातृभाषा मराठी. आणि मराठी कधी शिवाजी महाराजांशिवाय कंप्लीट होऊ शकते का? सो पहिली कविता शिवाजी महाराजांबद्दल. शिवछत्रपती. जिजाऊ मातेचे पुत्र ते, जिजाऊ मातेचे पुत्र ते, रयतेचे तारणहार ते, स्वराज्याचे संस्थापक ते, छत्रपती शिवाजी महाराज ते. जिजाऊ मातेचे पुत्र ते, रयतेचे तारणहार ते, स्वराज्याचे संस्थापक ते, छत्रपती शिवाजी महाराज ते. गरिमीक आवाज ज्यांनी शिकवला, उमेदीचा सूर्य त्यांनी उगवला, सर्वांचा अभिमान त्यांनी जागवला, अवघा साम्राज्य त्यांनी घडवलं. जे होते मावळ्यांची ऊर्जा, सर्वे करतात त्यांची पूजा, ज्यांचा जीव त्यांची प्रजा, त्यांनाच म्हणतात जाणता राजा. दररोज शिवरायांना स्मरावे, अडचणीत सुद्धा धाडसी असावे. दररोज शिवरायांना स्मरावे, अडचणीत सुद्धा धाडसी असावे. आजच्या पुण्याईवरच जगावे, त्यांच्या मूल्यांवर आपण चालावे. वाघनखाने केले वार, अफजल खानाला केले ठार, निर्धास्त केले प्रत्येक द्वार. त्या शिवरायांना मुजरात वार, त्या शिवरायांना मुजरात वार. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. क्या सब लोग मेरे फोटोज निकाल रहे हैं? अगर निकाल रहे होगे तो जरूर डालना. जैसे फोन से याद आया, फोन भी एक यंत्र आहे. तर यंत्रांवर काहीतरी लिहिलं होतं. आपण रोज यंत्र वापरत असतो. जसं तो माझा फोटो काढतोय, फोटो काढायला, लोकांशी बोलायला.
पण लोकांशी बोलणं आजकाल फोनवरूनच जास्त होतंय. आपल्यातनं किती लोक हॅपी दिवाळी हॅपी बर्थडेचे फक्त मेसेजेस टाकतात, कधीच कॉल करत नाही. तर संवाद हा आजकाल फक्त यंत्रांपर्यंत सीमित राहिलाय. आपल्या आपसात आपण खूप कमी बोलतो. तर मला असं वाटतं की आपण यंत्रांच्या पलीकडे जाऊन माणुसकी टिकवावी. तर तीच कविता लिहिली होती, यंत्रांच्या पलीकडे. जगात सारे कृत्रिम झाले, कृत्रिम म्हणजे आर्टिफिशियल. जगात सारे कृत्रिम झाले, माणसा जागी यंत्र आले. खोल भावना उथळ जाहल्या, दोऱ्या नात्यांच्या मौनात वेरल्या. जगात सारे कृत्रिम झाले, माणसा जागी यंत्र आले. खोल भावना उथळ जाहल्या, दोऱ्या नात्यांच्या मौनात वेरल्या. माणसाचा पर्याय चॅटबॉट नव्हे, माणसाचा पर्याय चॅटबॉट नव्हे, संवाद म्हणजे प्रॉम्प्ट नव्हे. माणुसकीचे मंत्र यंत्रात नव्हे, माणसाला शेवटी माणूसच हवे. माणसाने माणसाशी कसे बोलावे, माणसाने माणसाशी कसे बोलावे, कोणी कोणाशी कसे वागावे. बोलावे असे जे तुटक नसे, ज्याने नाती टिकतील असे. चुकांना कधीतरी क्षमा करावी, चुकांना कधी क्षमा करावी. आपसात बोलून अडचण सोडवावी, अहंकार सारून नाती घडवावी. यंत्रांपलीकडे माणुसकी टिकवावी, यंत्रांपलीकडे माणुसकी टिकवावी. आणि हे सगळे यंत्र आपल्याला जे आतापर्यंत कॉलेजमध्ये आहेत त्यांचा कोण आणलं? आपले आई बाबा. तर पुढची कविता आई बाबा. ह्या कवितेची मी अजून एक बॅकग्राऊंड देऊ इच्छिते. मी माझ्या ऑफिसमध्ये माझ्या एका कलिगला माझी दुसरी कविता ऐकवत होती आणि त्यांनी माझी कविता ऐकता ऐकता 2 ओळी माझ्या कवितेच्या ऐकून दुसऱ्या कवितेच्या 2 ओळी लिहिल्या आणि मला म्हटलं की ही पोएट्री तू पुढे कंटिन्यू कर. त्याचं नाव ओंकार जोशी. तर त्यांनी ह्या कवितेचा प्रॉम्प्ट दिला, पहिल्या 2 ओळी त्या आता मी कंटिन्यू केलाय. तर अशी पोएट्री आपली लोकांपर्यंत पोहोचत आहे, नवीन नवीन लोक पोएट्री लिहत आहे. तर आई बाबा. आई म्हणजे उंच शिखराचा कळस, आई म्हणजे पवित्र अंगणातील तुळस. आई म्हणजे उंच शिखराचा कळस, आई म्हणजे पवित्र अंगणातली तुळस. आई म्हणजे वाळवंटातला विसावा, आई म्हणजे अंधारात चंद्र दिसावा. आई म्हणजे प्रतिमा खऱ्या प्रेमाची. ही माझी आई. आई म्हणजे प्रतिमा खऱ्या प्रेमाची. आई म्हणजे दुनिया तिच्या लेकराची. आई म्हणजे स्वयं देवानी केलेली कलाकृती. आई घडवे संस्कार आणि संस्कृती. बाबा माझे बाबा. बाबा म्हणजे छान छाया देणारं झाड. बाबा म्हणजे छान छाया देणारं झाड. चूक झाली की डोक्यावर फळ पाडणारं झाड. बाबा जणू रेनकोट पावसात भिजलेला, आपल्याला मात्र कोरडा ठेवलेला. बाबा म्हणजे बोलून न दाखवलेली प्रशंसा. बाबा म्हणजे बोलून न दाखवलेली प्रशंसा. बाबा म्हणजे कठीण काळात ठाम असलेली आशा. बाबा म्हणजे लेकराचा मार्गदर्शक. बाबा जणू पावला पावलातला रक्षक. आई बाबा म्हणजे हवा पाणी. आई बाबा म्हणजे हवा पाणी. त्यांच्या विना कशी घडणार आपली कहाणी. जसे म्हणतो जय जय विठोबा माऊली, जसे म्हणतो जय जय विठोबा माऊली, तसे जग पूजतात आपले बाबा आणि आपली आई माऊली. चेतन जी, आप महफिल खत्म होने के ठीक है, चेतन के लिए एक और पोएम है. कौन सी पोएम? प्लीज चूज वन. कुछ सजेस्ट करो. पहली वाली एवरीबॉडी. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस चेतन. वो भी बहुत दूर से आए हैं. तो मैंने एक कविता लिखी थी जब मैं सोच रही थी कि आजकल हम सब अपनी जिंदगियों में इतने उलझे हुए हैं.
मतलब व्यस्त हैं हम, कई बार लोग इधर उधर जाने में लेट भी हो जाते हैं। तो इस उलझी हुई जिंदगी में हम अपनी परेशानियों के साथ इतने उलझे हुए हैं कि कभी कभार हम दूसरों की बातें सुन ही नहीं पाते। हमें लगता है कि अपनी प्रॉब्लम किसी और से बड़ी है, तो हमें कई बार अपनी प्रॉब्लम साइड में रख के दूसरों की बातें बस सुन लेनी चाहिए, जैसे चेतन हमें आज सुनने आए हैं। तो अर्ज किया है, किसी और की स्याही का कागज बन जाना, किसी के घर सा सुकून बन जाना। किसी और की स्याही का कागज बन जाना, किसी के घर सा सुकून बन जाना। न पाना, न खोना, न लेना, न देना, तुम बस सुन लेना। ये मलाल नहीं कि तुम कुछ कर सकते नहीं, तुम सुन सकते पर सुनते नहीं। ये मलाल नहीं कि तुम कुछ कर सकते नहीं, तुम सुन सकते पर सुनते नहीं। कुछ वक्त के लिए हर गिला छोड़ देना, किसी और की बातें बस सुन लेना। क्या पता उसका गम बड़ा हो, किसी गहराई में वो अकेला खड़ा हो। क्या पता उसका गम बड़ा हो, किसी गहराई में वो अकेला खड़ा हो। उसके जहन में कोई कांटा अड़ा हो या कुछ टूटा हो, कभी न जुड़ा हो। जिसे बयां करने के लिए कोई मिला नहीं, उसका केवल परिचित बनकर रह जाना नहीं। जिसे बयां करने के लिए कोई मिला नहीं, उसका केवल परिचित बनकर रह जाना नहीं। उस बाग का तुम गुलाब बन जाना, जहाँ फूल कभी खिला नहीं। गुजारिश है ये, कोई सलाह नहीं। जब लगे अंजाम में ये आगाज बन जाना, फासलों में उल्फत का पैगाम बन जाना। जब लगे अंजाम है ये आगाज बन जाना, फासलों में उल्फत का पैगाम बन जाना। बस कुछ वक्त अपना गम भुला लेना, किसी और की बातें सुन लेना। किसी और की स्याही का कागज बन जाना, किसी के घर सा सुकून बन जाना। किसी और की स्याही का कागज बन जाना, किसी के घर सा सुकून बन जाना। न पाना, न खोना, न लेना, न देना, तुम बस सुन लेना। तुम बस सुन लेना। थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ आए। मेरी यही उम्मीद है कि मैं जैसे पन्ने पलटाए हुए एक दिन मैं इन सबको रट के इतिहास के पन्नों को भी रट जाऊं। पन्ने पलटते पलटते किसी दिन याद कर जाऊं। पन्ने पलटते पलटते किसी दिन याद कर जाऊं। याद करूं तो ऐसा करूं कि इतिहास के पन्नों को याद हो जाऊं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक और कविता सुनेंगे, इसके बाद मैं आप सबसे विदा लूंगी। वैसे ये पोएट्री मैंने म्यूजिक के रूप में ढाल ली है, थोड़ा सा ओल्ड बॉलीवुड वाइब सेट करने के लिए। ये बड़े अच्छे लगते हैं गाने का एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या आप सबने बड़े अच्छे लगते सुना? प्लीज गिव मी हैंड रेज। नहीं सुना? प्लीज सुन लेना। ठीक है, लेट्स सेट द स्टेज फॉर बड़े अच्छे लगते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लाइन आपको आती है, जो कोरस वाली लाइन है, कृपया मेरे साथ साथ गाएं। मैं इस गाने के लिए माइक यूज नहीं करूंगी, हम सब साथ में गाएं। So guys, presenting my version of बड़े अच्छे लगते हैं। साथ साथ गाएंगे सब।
इससे पहले कि हम रैप अप करें, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ पे लिटरली मेरे स्टैंडर्ड से लेके मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस के कलीग्स और फॉर्मर कलीग्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे सारे दोस्त, मेरे पापा के कलीग एंड उनकी फैमिली सब मौजूद है यहाँ। आप सब यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सोशल लॉबी की ओनर यस ईश्वरी रत्न पारखी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ होस्ट करने के लिए, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। यस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, थैंक यू फॉर